Welcome all of you. So in today's class, we are going to cover from where we left in the last class. So we were discussing GP. So in today's class, we'll discuss the geometric progression, the geometric mean, inserting n geometric means as we did in the arithmetic progression. And also we'll try to cover later on the AGP. So we'll try to cover all these parts in today's class. So let us begin with the class and let us begin with the geometric progression. Let us try to begin with the question. If x is the second term, if x is second term of a GP, with infinite terms, and S infinity exists. So S infinity exists, इसका मीनिंग क्या होता है? We already studied in the last class. Then find the range of x. Then you have to find out the range of x. This is the question. S infinity exists और S infinity जो exist कर रहा है वो दिया भी हुआ है, that is equal to 5. तो जो S infinity है, infinite terms का sum GP का 5 given है. Then we have to find out the range of values for x. तो यहाँ पे S infinity हमें दिया हुआ है 5. अब S infinity 5 दिया हुआ है तो क्लियरली हमें पता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये कोई भी जीपी रही हो, हमें इतना जरूर पता है इस जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा, दैट इज दिस r, mod r विल बी लेस देन 1. और जो हमने पहले किया था कि वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज r ग्रेटर देन -1 लेस देन 1. तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ r हमें पता है. अब दूसरी चीज, s इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, करने दो. लेट अस से दी जीपी वाज ar square, ar cube and so on till infinite terms. अब यहाँ पे हमारा जो x है वो सेकेंड टर्म है, दिस इज x. इसकी हमें रेंज ऑफ वैल्यूज बतानी है. अब सबसे पहले जो हमको यूटिलाइज करनी है चीज, दैट इज s इन्फिनिटी. तो s इन्फिनिटी 5 दिया हुआ है. वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, s इन्फिनिटी इक्वल्स a अपॉन 1 माइनस r. सिंपल. दैट इज गिवन टू अस इज इक्वल टू 5. ये है 5. अब यहाँ पे हम कुछ चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर ये थोड़ा ऑब्जर्व करें कि हम यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ar जो बन गया है दैट इज द रिक्वायर्ड टर्म x. तो एक्चुअली यहाँ पे ar वी कैन राइट डाउन इक्वल टू 5r into 1 minus r. This is x. So this x is equal to 5r minus 5r square. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 5r minus 5r square है, ये एक फंक्शन बन चुका है r का एक्चुअली. तो ये जो x है, this has become function of r and we can write this as minus 5r square plus 5r. अब इसके बाद हमको ये भी चीज पता है कि दिस इज द कंडीशन कि जो r है -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, पहली चीज. अब हमको यहाँ पे थोड़ा ग्राफ यूटिलाइज करना है. पहली चीज ये कि वी क्लियरली नो कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक तो r इक्वल टू 0 ही है, बाकी और भी दिखाई दे रहा है, ठीक है. आप r इक्वल टू 1 डाल सकते हो, 0 और 1 इसके रूट हो जाएंगे. लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द एक्स एक्सिस. और जब हम प्लॉट करेंगे हमें पता है कि दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर है विच इज a इज हियर, a इज नेगेटिव. तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है. तो जो रूट्स हैं हमारे पास, एक रूट है r इक्वल टू 0, एक रूट है हमारे पास r इक्वल टू 1.
तो ये r एक्सिस हो गया, जो यहाँ पे वेरिएबल r है इन प्लेस ऑफ x। तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन चुका है इसका। अब एक चीज हमें यहाँ पे ये देखनी है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हमें पता लगानी है इस एक्सप्रेशन की, दैट शुड बी फॉर r बिटवीन -1 to 1। तो जो -1 होगा, इफ यू ट्राई टू सी दिस, -1 कहीं यहाँ पे आएगा, हियर वी विल हैव -1। इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे कहीं -1 आएगा। तो जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो -1 पे कुछ वैल्यू देगा ये, और यहाँ पे 1 पे क्या दे रहा है, 1 पे क्लियरली दे रहा है 0। तो अब हमको रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x बतानी है कि सच दैट r -1 से 1 तक हो, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम ग्राफ आपके सामने बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज को। तो ग्राफ से देख के हमें ये तो पता ही चल ही रहा है कि और जो मिनिमम वैल्यू होने वाली है, क्योंकि x क्या होगा, -1 से 1 होगा, तो मिनिमम वैल्यू यही वाली होगी -1 पे। ये बहुत क्लियर है चीज। और मैक्सिमम कहाँ होगी वो पता चल रहा है कि मैक्सिमम विल बी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वर्टेक्स हो जाएगा इसका, और वर्टेक्स निकालने का जो भी देखा हमने सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगी दैट विल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जो डेरिवेटिव निकालोगे आप यहाँ पे, या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एफ डैश आर को हम 0 कर देंगे। तो यहाँ एफ डैश आर कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव -10r + 5 इक्वल्स 0। सो r इक्वल्स हाफ, r इक्वल टू हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। तो क्लियरली जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, मतलब f मिनिमम विल बी f ऑफ -1। तो इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं, दैट विल बी -5 सो -10। और जो f मैक्सिमम आ रहा है वो क्लियरली कहाँ आ रहा है, r इक्वल टू हाफ पे आ रहा है। तो f ऑफ हाफ, f ऑफ हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5। चलो 5 तो हम कॉमन ही ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा है यहाँ पे r माइनस आर स्क्वायर, हाफ माइनस हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपका 2 - 1/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक का भी हमको रोल समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक का कैसे हमें ग्राफ बनाना है। तो हर एक आपको देखोगे तो इंटर रिलेटेड चीज़ें नज़र आएंगी। तो बेसिकली यही क्या था, एफ आर क्या था, एक्स था। तो एक्स की रेंज हमें बतानी है, तो वी कैन क्लियरली से नाउ कि जो एक्स की रेंज होगी, एक्स विल लाई बिटवीन -10 to 5/4। तो 5/4 से 10 के बीच में x जो है वो लाई करेगा, क्योंकि r -1 नहीं हो सकता एंड 1 नहीं हो सकता। हाँ, एक और चीज, -1 नहीं हो सकता है तो ये एक्सक्लूडेड रहेगा मिनिमम वैल्यू, लेकिन हाफ तो हो ही सकता है यार, तो ये इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो दिस कैन बी इंक्लूडेड in this question। Next question we have a b c d p, these are distinct real numbers such that a square b square c square into p square minus 2p times this plus this b square c square d square is less than equal to 0, then a b c d are in ap में होंगे, hp में होंगे, या gp में होंगे, या किसी में नहीं होंगे। अब जो सबसे पहली चीज ये है कि क्वेश्चन देख के मतलब ऐसा लगेगा कि क्या करें इस क्वेश्चन में, लेकिन हमेशा याद रखो when there are more variables involved in a question, हमेशा वो क्वेश्चन आसान बनेगा। आपके पास एक इक्वेशन है और इतने सारे वेरिएबल्स के में आपको इन्फॉर्मेशन पता करनी है, तो हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस में कंडीशन हमेशा इस तरह की बनती है कि कुछ का होल स्क्वायर, मान लो हमारे पास ऐसा बना a - b होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर प्लस c - d होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हर एक स्क्वायर 0 से कम तो नहीं हो सकता है, तो 0 तो हो सकता है, इंडिविजुअली वो सारे 0 हो जाएंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशंस ही बनती है।
बेसिकली यहाँ पे एक काम करो, ट्राई टू मेक दिस एज सम ऑफ सम होल स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये काम हो सकता है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर, कुछ कुछ टर्म्स हमारे पास नजर आ रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से हमारे पास एक टर्म नजर आ रहा है बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस बी स्क्वायर को हमने यहाँ लिख लिया, माइनस 2 टाइम्स ए पी इंटू बी, वो यहाँ से नजर आ रहा है। सिमिलरली सारे टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, सो दिस वी कैन राइट डाउन बी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो बी पी के साथ हमारे पास सी आ जाएगा, सो प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी पी इंटू सी, तो ट्वाइस ऑफ बी पी इंटू सी यहाँ से आ गया, प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पी इंटू सी डी, ये वाला सी डी इंटू ट्वाइस ऑफ पी, ये तीनों क्या बन रहे हैं, होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, सो हेयर वी हैव ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी सारे होल स्क्वायर जो हैं, एक भी इंडिविजुअल स्क्वायर भी कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है। सो इट ओनली एम्प्लाइज कि ये वैलिड सिर्फ तभी होगा जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर्स का सम या नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब वो इंडिविजुअली 0 हो। मतलब यू हैव ए पी इक्वल्स और ए पी माइनस बी equals 0, bp minus c equals 0 and cp minus d equals 0। तो यहाँ से आपके पास कुछ कुछ कंडीशंस आ सकती हैं कि p तो हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज वी वांट टू हैव द रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डाउन p को हम लिख देंगे p इक्वल्स b बाई ए। ठीक है, यहाँ से p कितना आ गया, c बाई b। ठीक है, यहाँ से p आ गया d बाई सी। तो अब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि हम अगर ऐसा कहें कि b बाई ए इक्वल्स c बाई बी इक्वल्स d बाई सी, तो आप ध्यान से देखो b बाई ए c बाई बी के बराबर है और वो d बाई सी के बराबर है, तो बेसिकली यही क्या है, कॉमन रेशियो। तो अगर जो टर्म्स ये चीज फॉलो करते हैं कि देयर रेशियो इज कांस्टेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज आंसर बी। तो जो रेशियो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का इज कांस्टेंट, तो ये जो p है बेसिकली यही हमारा कॉमन रेशियो r बन चुका है। सो वी कैन से दैट द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, p इक्वल टू c बाई पी। तो यहाँ पे बस वही है कि आप क्वेश्चन को देख के, बहुत सारे क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को देख के जो हम कर रहे हैं, हमको आइडिया लगना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है क्वेश्चन और हमें क्या करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और दूसरा कंसेप्ट एक बार डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स की। तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करेंगे, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, कितने भी नंबर हो। So we'll talk about geometric means, उनकी कुछ property in the same way that we have seen for the arithmetic means। तो geometric means, तो ऐसे ही हमारे पास एक सिंपल सी कहानी है कि जैसा हमने उसमें किया था कि we have n numbers, तो मानते हैं a1 a2 a3 से लेके an, तो इनका जो geometric mean होगा that will be product of all the numbers a1 into a2 into a3 an रेज टू द पावर 1 बाई एन। वहां पे क्या था, n से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर 1 बाई एन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे एक सवाल आता है
कि अगर हम ऐसा देखें कि दो नंबर अगर नेगेटिव हो गए या कोई एक नंबर नेगेटिव हो गया, लेट अस से कि एक नंबर है -1, एक नंबर है -2 या +2, तो उस वाले केस में n हो जाएगा +2, हाँ उस वाले केस में n हो जाएगा 2। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट उसकी पावर हाफ टोटल की पावर, तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसे केसेस के लिए ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम जब काम करते हैं we assume or in most of the cases it will be given कि a1 a2 a3 all are positive numbers, तब हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर दो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा दैट विल बी a इंटू बी रेज टू द पावर हाफ। अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे इन द सेम वे दैट यू हैड ऑब्जर्व्ड इन द अर्थमेटिक मीन्स, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि अब हम यहाँ पे क्या था, अगेन दीज वर नीड नॉट बी इन जीपी, जरूर नहीं है जीपी में हो, ठीक है, लेकिन हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे उनका। ऐसे ही नाउ वी अज्यूम दैट वी हैव थ्री नंबर्स a b and c आर इन जीपी। तो अब हमें ये पता है, वी कैन से द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and c is equal to रूट AC, इसी डेफिनेशन से, ठीक है। अब क्योंकि ये जीपी में है, दे विल फॉलो द रेशियो थिंग कि b by a will be equal to c by b, which says b square equals ac और b equals अंडर रूट AC। तो यहाँ पे सेम ही चीज आ रही है। तो जैसे ए बी सी जब एपी में थे तो बी अर्थमेटिक मीन होता था, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे इट क्लियरली इंप्लाइज कि इस वाले केस में बी क्या हो जाएगा, बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये सेम कहानी वहां कहाँ पे चल रही थी, एपी में भी चल रही थी। तो अगर आप थोड़ी सी और चीज ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास मान लो n नंबर्स हैं जीपी में, तो a हो गया पहला नंबर, दूसरा ऑफ कोर्स ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर n-1 हो गया, ठीक है। अब सेम तरह से अगर हम ऐसा देखें, नाउ ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात करो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, देखते हैं क्या आता है। दिस विल बी ऑफ कोर्स अंडर रूट, तो ए बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर n-1 पावर हाफ, और वी कैन राइट डाउन a इंटू आर रेज टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 2। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया फर्स्ट और लास्ट टर्म का। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को हटा लेते हैं, लास्ट टर्म को भी हटा लेते हैं। अब हमारे पास जो बचा उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, मतलब वी आर टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए आर से लेके ए आर रेज टू द पावर n-2, ठीक है। अब टर्म्स कितने बचे, पहले टर्म्स थे n, दो हमने निकाल दिए, अब टर्म्स बचे n-2, ठीक है। अब जब टर्म्स हमारे पास पहले कितने थे, 1 से लेके n थे, अब हमने दो टर्म्स निकाल दिए तो n-2 टर्म्स बचे। अच्छा, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू, a को आप n-2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो a रेज टू द पावर n-2, ठीक है, याद रखो एक चीज, r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n-2 तक। तो फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम याद करें तो फॉर्मूला था
n into n plus 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे नेचुरल नंबर्स? अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करोगे और 1 से स्टार्ट करके n-2 तक जाओगे तो n-2 आपके पास नंबर्स आएंगे। r की पावर कितनी हो जाएगी? n को किससे रिप्लेस कर देंगे? n-2 से। तो यहाँ आ जाएगा n-2 plus 1 n-1 डिवाइड बाई 2। ये आ गया सबका मल्टीप्लीकेशन। अब क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, सबकी पावर जितने टर्म्स रहे होंगे n-2 टर्म्स थे 1/n-2 होल रेज टू द पावर 1/n-2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पावर है ये पावर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा a, n-2 वाला भी कैंसिल हो गया। r रेज टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे बोथ ऑफ दीज ज्योमेट्रिक मीन्स आर सेम। तो यहाँ भी वही चीज फॉलो हो रही है कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का ज्योमेट्रिक मीन लिखोगे दैट विल बी सेम एज उन दोनों टर्म्स को हटा लो, जो बचे हुए टर्म्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, द सेम थिंग वाज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अर्थमेटिक मीन एज वेल। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जर्व करनी है, जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हम यूटिलाइज करेंगे। So let us now talk about inserting n geometric means between two numbers a and b in the same manner that we discussed for the arithmetic progression। तो इसमें इसका मीनिंग भी सेम है कि इफ यू हैव टू नंबर्स तो उन नंबर्स को, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट है a, तो जो हमने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए हैं लेट अस अज्यूम देम टू बी कैपिटल G1 G2 G3 till Gn, and at last we will have b. So this means that these are in GP. This is the meaning of inserting n geometric means. In the same way we did in the AP. Now clearly the number of terms here also are n plus 2. So we know the nth term of the GP is ARn minus 1. We have seen this. So now what we can do is we can directly say B equals, now B is the n plus the second term. So now what we can say this B, we can write A into, let us say the common ratio is R, n plus 2 minus 1. So this becomes A into R raised to the power n plus 1. So यहाँ से we can get the value for R. So R raised to the power n plus 1 equals B by A, or we can say R equals B by A raised to the power 1 by n plus 1। ये हमारे पास R आ गया। इन द सेम वे हमने D फाइंड आउट किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट अगेन एनी Gn, G2, G3, G4 whatever, so we know that G1 is the second term, G2 is the third term, so Gn is the n plus 1th term. So here Gn will be equal to first term R raised to the power n plus 1 minus 1. So this is A into R raised to the power n, or basically we can write this as Gn equals B by A raised to the power n by n plus 1. So this is what we have found out कि यहाँ पे क्या हो गया, G by A और B by A raised to the power n by n plus 1 Gn हो गया है। अब ये जो सेम चीज है ना, जो ज्योमेट्रिक मीन है, आप इनको जो ज्योमेट्रिक मीन्स है उसको इस तरह सोच के देखो कि दीज आर पार्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ओनली। क्योंकि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, हम जो अभी कर चुके हैं वो ऑलरेडी, बट दैट कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट वे इज बेसिकली लेट अस से यू हैव बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ a एंड b आपके पास गिवन है, एंड यू आर आस्क्ड, और लेट अस ट्राई टू मेक इट एज अ नोट that the value of G1 into G2
into G3 into G4 till Gn is equal to what? ये बताओ क्या होगा in terms of A और B। अगर आप इसका आंसर निकालना चाहते हो तो सबसे पहली चीज इसको इस नजर से देखो ही मत कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए हैं। सिंपल, हमको ये तो पता है ना कि जीपी है, ए G1 G2 G3 टिल बी, ये एक जीपी है। सिंपल सी बात। इसको इस तरह से देखो, ये पिछले वाली स्लाइड में हम कवर कर चुके हैं। जैसे आपके पास कोई भी जीपी हो, ए आर स्क्वायर से लेके ARn-1, तो हमने अभी देखा कि इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन इज सेम एज जो बचा हुआ है उसका ज्योमेट्रिक मीन। वही चीज है यहाँ पे। देखो, ए को और बी को हटा लिया है, जो बाकी बचा हुआ जीपी का पोर्शन है उसका ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक्चुअली वो ज्योमेट्रिक मीन ही हो जाएगा। बस इतना सोचो, और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं हमको। तो दिस इंटू दिस रेज टू द पावर, ये एन टर्म्स हैं तो 1/n हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एन टर्म्स है तो ये 1/n हो जाएगा। तो हमने जो किया था, ध्यान दो, इनका जीएम इनका जीएम कितना हो जाएगा? ए आर इंटू, अब ए आर की जगह यहाँ क्या है? सिर्फ G1 है। आप इस तरह से देखो, ए आर की जगह यहाँ सिर्फ G1 है और ए आर स्क्वायर की जगह G2 है। इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और इन सब का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा G1 इंटू G2 टिल Gn, इन सब का ज्योमेट्रिक मीन 1/n will be equal to ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, मतलब अंडर रूट AB। सिंपल सी बात। ठीक है, पावर n कर दो तो ये हो जाएगा AB की पावर n/2। ये चीज याद रखो, अभी लास्ट वाले उसमें हमने कवर किया है इसको। अगर ये सेम अर्थमेटिक मीन में फॉलो, अर्थ एपी में फॉलो हो रहा था कि आपने एक टर्म निकाला, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म निकाला, तो जो टर्म निकाले फर्स्ट और लास्ट टर्म, उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा विल बी सेम एज अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। और अभी ये जीपी के लिए भी लास्ट वाली स्लाइड में देखा हमने कि ये अगर एक जीपी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा विल बी सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ए और बी निकाल लिया, रिमेनिंग नंबर्स ये हो गए, इनका ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया। दैट विल बी सेम एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जो नंबर्स निकाले हैं दो, अंडर रूट ए बी। तो पावर n कर देंगे तो विल गेट ए बी रेज टू द पावर n/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। So as you have seen in the importance of the theory part that we have covered in today's class, and regarding the questions, we'll try to cover some questions in the next class. And also we'll in the next class we'll have the relation between AM and GM and some questions based on that. So and we'll also have the AGP, so that we will be doing. So we'll meet up in the next class. So till then, all of you, bye bye and take care.